हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर में। जैसा कि आपको पता है कि नॉलेजपुर चैनल पर अब 10 के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। अगर आप हमारे चैनल से शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर 90% प्लस नंबर आप स्कोर कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आएंगे उनको आपको बारीकी से देखना है, समझना है। और मैं आपको बता दूं कि अब आपको सोशल साइंस का ही हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा। जब यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा तो चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं आपको नोट्स भी दूंगा। लेकिन आपको नोट्स मिलेगा कहाँ? तो आपको नोट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा नॉलेजपुर। टेलीग्राम आपको पता होगा शायद। अगर आपको नहीं पता है और आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ सर्च कीजिए टेलीग्राम। टेलीग्राम जब आएगा तो आप अपना वहाँ पे अकाउंट बनाइए। उनके बाद आप टेलीग्राम बस सर्च कीजिएगा। ऊपर में सर्च करने के बाद आपको सर्च करना क्या है? सर्च करना है नॉलेजपुर। नॉलेजपुर सर्च करने के बाद आप नॉलेजपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पर चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आपकी तैयारी को एक तरीके से वह बूस्ट करेगा। तो आपको 2 या 3 पार्ट में हम एक चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उनके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा, बस आप घर पे उनको अध्ययन करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान हम लोगों ने अभी शुरू किया है और सामाजिक विज्ञान में हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। हम इसका पार्ट 1 पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हम उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो पहले ज़रूर देखिएगा। वह बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आपको समझ में बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो आज हम इसका चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। यानी पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या? पार्ट 2 देखेंगे। तो देखिए पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर दें। पार्ट 1 में हमने मोटे तौर पे देखा था अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना में हमने जाना कि अर्थव्यवस्था की 3 संरचनाएं हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और हमारा तृतीयक क्षेत्र। तो ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र को और कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। हमने प्राथमिक क्षेत्र के भी प्रकार को देखा था, हमने द्वितीयक क्षेत्र के भी प्रकार को देखा था और तृतीयक क्षेत्र के प्रकार को भी देखा था। प्राथमिक क्षेत्र को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन। उसी प्रकार से हम उद्योग को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारा निर्माण हो सकता है, हमारा उद्योग हो सकता है, हमारा गैस एवं बिजली हो सकता है। हम तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। हमारा बैंक हो सकता है, हमारा परिवहन हो सकता है, हमारा संचार हो सकता है, और संचार के बाद अगर मैं कहूँ और व्यापार हो सकता है, और कुछ छोटी छोटी अन्य सेवाएं भी है जिसको हमने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ समझा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज हम इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं। यानी हमने तो कल देखा था अर्थव्यवस्था का संरचना, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखने वाले हैं। यानी ये जो अर्थव्यवस्था, कल हमने ये जाना था मूल रूप से कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना, भारत की अर्थव्यवस्था में रुपया कितने कितने क्षेत्रों से आता है। मूल रूप से कल के वीडियो में हमने यही जाना था। आज के वीडियो में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है। तो इसमें
सबसे पहला प्रकार जो है ना, वो उसका क्या नाम है, वो है बच्चा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? आप एक चीज़ क्लियर हो जाइए, आपको बस वीडियो बारीकी से देखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको चैप्टर समाप्त होने के बाद 100% आपको हाथ से बनाए हुए नोट्स आपको मिलेंगे। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहला कौन सा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम वैसे अर्थव्यवस्था को कहेंगे जहां उत्पादन का और संचालन का स्वामित्व यानी मालिकाना हक अगर निजी व्यक्तियों के पास हो तो हम वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसके उदाहरण स्वरूप आप अमेरिका को ले सकते हैं, आप जापान को ले सकते हैं। ऐसे देशों में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार देखने को मिलेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन और संचालन का स्वामित्व या मालिकाना हक अगर निजी व्यक्तियों के पास है तो हम वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई देश है, उस देश में जितना भी वहाँ पर उस देश की अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है अलग अलग क्षेत्रों से, अगर उन सभी पर हक किसी प्राइवेट व्यक्ति का यानी किसी एक निजी व्यक्ति का हक है, निजी कंपनियों का दबदबा है, तो हम उस देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा दूसरा अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह कह सकते हैं कि यहाँ पर निजी व्यक्तियों का या फिर निजी कंपनियों का दबदबा होता है। निजी व्यक्तियों का या फिर निजी कंपनियों का दबदबा होता है। कहाँ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। हमारा दूसरा अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। मुझे उम्मीद है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हम वैसे अर्थव्यवस्था को कहेंगे जिस देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व या फिर मालिकाना हक अगर सरकार के पास होता है तो हम वैसे अर्थव्यवस्था को कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या आपको समझ में आया? अगर कोई देश है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था के वहाँ की जो संरचना है, अगर उन पर हक वहाँ की सरकार का है या फिर सरकार के द्वारा उसका संचालन किया जाता है तो हम वैसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पर स्वामित्व यानी जो मालिकाना हक होगा वह किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। किनके पास? सरकार। मुझे उम्मीद है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो जहाँ पर निजी व्यक्तियों का या फिर कंपनियों का बहुत ही ज़्यादा दबदबा हो तो हम वैसे देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? हम वैसे देश की अर्थव्यवस्था को कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके उदाहरण स्वरूप आप अमेरिका को देख सकते हैं। अमेरिका में, भारत में जैसे आपको सरकारी कंपनियां कुछ ही मात्रा में है, लेकिन है, वहाँ अमेरिका में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारा दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो
तो जिस देश में उत्पादन के सभी साधनों पर उनके स्वामित्व और संचालन अगर सरकार के माध्यम से होता है तो हम वैसे देश की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी जहां का संचालन सरकार के माध्यम से या सरकार खुद करती हो तो हम वैसे देश की अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। आप उदाहरण स्वरूप आप चीन को मान सकते हैं। आपको पता है कि चीन में सभी कंपनियों पर सरकार का दबदबा है और सरकार के दिशा निर्देशानुसार ही वह काम करती है, उनका संचालन सरकार करती है। तो क्या आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ में आया? तो इनके बाद हमारा तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उस देश की अर्थव्यवस्था को कहेंगे जहां पर निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों मिलकर अगर उन दोनों का अगर वहां के उत्पादन पर स्वामित्व या मालिकाना हक है तो हम वैसे देश की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा? वहाँ पर निजी कंपनियों का भी दबदबा होगा, निजी कंपनियां भी काम करेगी और सरकार के माध्यम से भी कुछ कंपनियां काम करेगी। यानी ऐसी कंपनियां जिसका संचालन सरकार कर रही है और प्राइवेट कंपनियां, जब दोनों मिलकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाते हैं तो हम वैसे देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर यह जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या आपको समझ में आया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर आप समझ गए हैं तो ये और समाजवादी समझ गए हैं तो आपको मिश्रित भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का मिश्रण कौन है? इन्हीं दोनों का मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अपना देश भारत। कौन सा देश? अपना देश भारत। आपको भारत में पता है कि यहाँ पर बहुत सारी सरकारी कंपनियाँ भी हैं, जैसे एनटीपीसी, भिलाई इस्पात कारखाना, हमारा राउरकेला, ये सब सरकार के अंडर काम करती है। उसी प्रकार से कुछ प्राइवेट भी कंपनियाँ हैं, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे आपको टाटा हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनियां भी और सरकारी कंपनियां भी दोनों मिलकर अपना योगदान देती है। तो हम ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या आपको समझ में आया? एक बार आप फिर से देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे देश की अर्थव्यवस्था को कहेंगे जहां पर उत्पादन का संचालन निजी व्यक्तियों के पास हो या फिर निजी व्यक्तियों के माध्यम से संचालन हो। हम उस देश की अर्थव्यवस्था को कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हम वैसे देश की अर्थव्यवस्था को कहेंगे जहां पर संचालन सरकार के माध्यम से हो या फिर सरकार के अंडर हो। हम वैसे देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसका उदाहरण है सबसे बड़ा चीन। चीन के अंडर चीन की सारी कंपनियां काम करती है। उनके बाद है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चा ये पूंजीवादी और समाजवादी इन दोनों का मिश्रण है। मतलब ऐसे देशों में प्राइवेट कंपनियां भी काम करेगी और सरकार के अंडर भी कुछ कंपनियां काम करेगी। जैसे इसका उदाहरण हमारा सबसे प्यारा देश भारत है। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं इसको मिटाता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको आगे पढ़ना है इसी में कि ये समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास, मुझे उम्मीद है कि इनसे पहले जो हमने अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पढ़े वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ये समावेशी विकास क्या है। तो समावेशी विकास जो है ना, इसका मूल उद्देश्य होता है, या फिर हम समावेशी विकास वैसे विकास को कहेंगे जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाना हो। हम ऐसे विकास को ही समावेशी विकास कहेंगे। क्या आपको समझ में आया? समावेशी विकास क्या है? तो समावेशी विकास वह है जिसका उद्देश्य समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना हो। हम ऐसे ही विकास को क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि समावेशी विकास क्या है तो आप क्या बोलिएगा? समावेशी विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसका उद्देश्य क्या हो? समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना हो। हम वैसे विकास को ही क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित एक और होता है, क्या होता है? सतत विकास। तो अब ये सतत विकास क्या है? तो सतत विकास, चलिए इनको देखते हैं। सतत विकास, हम सतत विकास ऐसे विकास को कहेंगे जहां पर हम वर्तमान समय का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम ऐसे ही कार्य को सतत विकास कहेंगे। ऐसे ही कार्य को क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। तो सतत विकास क्या है? तो सतत विकास ऐसा विकास जो जारी रह सके और जो क्या हो? टिकाऊ हो। ऐसा विकास जो जारी रह सके, मतलब सब दिनों के लिए, और जो टिकाऊ भी हो, लेकिन जिसका उद्देश्य यह हो कि वर्तमान जो हमारी पीढ़ी चल रही है उनको तो फायदा हो ही हो, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी इनसे फायदा हो। तब हम ऐसे विकास को सतत विकास कहेंगे। हम ऐसे विकास को क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गया होगा। समावेशी विकास क्या है? तो समावेशी विकास ऐसा विकास है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना हो। हम ऐसे विकास को समावेशी विकास कहेंगे। सतत विकास क्या है? सतत विकास जो जारी रहे। सतत विकास को क्या बोलेंगे? जो जारी रहे और क्या हो? इनके साथ साथ टिकाऊ भी हो। इनके साथ साथ वो क्या हो? टिकाऊ हो। और इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है इनको तो फायदा हो ही हो, इनके साथ साथ जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है इनके बारे में भी ध्यान रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास जो संसाधन है हम इनसे तो भी हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है इनको तो फ़ायदा खूब पहुंचा रहे हैं, और हमने इतना ज़्यादा इसका उपयोग कर लिया कि अब हमारे आने वाली यानी 1 या 2 दशक के बाद उनके पास उस संसाधन का कुछ अंश बचे ही नहीं उपयोग करने के लिए। तो हम वैसे विकास को सतत विकास नहीं कह सकते हैं। सतत विकास हम किसको कहेंगे? जो क्या हो? जारी हो और जो टिकाऊ भी रहे, और उनके साथ साथ वर्तमान पीढ़ी को तो फायदा हो ही हो, लेकिन वर्तमान पीढ़ी का ध्यान रखा जा ही हो, लेकिन इनके साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है अगर उनको भी ध्यान में रखकर विकास किया जा रहा है तो हम वैसे विकास को क्या बोलेंगे? सतत विकास बोलेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब थोड़ा सा आप टॉपिक याद रखिएगा, ये छोटा छोटा है, 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही लिया जाता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन करता होगा कि आपको अब जो
5 साल का, वैसे हमारे देश में जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो 5 साल के लिए कुछ ना कुछ योजना बनता है। तो हमारे देश में यानी भारत में योजना आयोग का गठन, किसका गठन? योजना आयोग का। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ योजना आयोग का गठन? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। यानी आज़ादी के बाद भारत कैसे विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे थी अंग्रेज़ों के समय में, हम उसको कैसे और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आज़ादी के बाद एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था योजना आयोग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के किन किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर यह अपनी गाइडलाइन देते थे। यह एक योजना बनाते थे 5 साल का कि हमें इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। तो इनका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ इसका गठन? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा, इनके जो अध्यक्ष होते हैं ना, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, हमेशा अध्यक्ष कौन होंगे? इनके अध्यक्ष हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री। और यहीं पर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। लेकिन अब आप याद रखिएगा कि अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। इनके जगह पे एक नया आयोग लाया गया है जिनको हम लोग नीति आयोग कहते हैं। तो हम इसको अब साफ करते हैं, फिर हम इनसे आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, तो किन के बारे में समझना है? नीति आयोग के बारे में समझना है। तो पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो इसको हिंदी में अगर बोलें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, कुछ इस प्रकार का एक ऐसा संस्थान जो भारत के परिवर्तन के बारे में, भारत को हम कैसे और ज़्यादा बदल सकते हैं, कैसे भारत और ज़्यादा विकास कर सकता है, इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या फिर राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है? भारत में परिवर्तन लाना। भारत में क्या लाना? परिवर्तन लाना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इनका जो गठन है, इनका गठन कब किया गया? तो इनका गठन किया गया 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसका गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इनके पहले जो सचिव थे किनके? नीति आयोग के। इनके पहले सचिव का नाम था अमिताभ कांत। क्या नाम था? अमिताभ कांत। और इनके जो उपाध्यक्ष थे, इनके उपाध्यक्ष उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था, इनके उपाध्यक्ष का नाम था राजीव कुमार। क्या नाम था इनके उपाध्यक्ष का? राजीव कुमार। तो अब बताइए इनका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष याद रखिएगा हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अब बताइए, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत के पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप क्या बोलिएगा? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि अभी यही 2014 से कार्यकाल संभाले हुए हैं प्रधानमंत्री का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। इनके पहले सचिव अमिताभ कांत थे, इनके उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और इनके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और अभी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं। तो चलिए अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको चैप्टर समाप्त होने के बाद इनका नोट्स मिलेगा। चलिए दो और छोटे छोटे टॉपिक को देखते हैं, फिर हम आज के इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो दो छोटा टॉपिक में हमें समझने के लिए क्या है, तो पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक संस्थान है जिनका काम यही है कि राज्य सरकार और जो हमारी सरकार है केंद्र में, उन दोनों के बीच में ना मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इनका काम यही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है राज्य सरकारें और नीति आयोग के बीच में समन्वय स्थापित करना, यानी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इसका किसका कार्य है? ये कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, तो इनके बाद याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद में ही इनके जो सदस्य होंगे वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। भारत में जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो आप कहिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। और इनके अध्यक्ष या फिर इनके सदस्य कौन होंगे? तो इनके सदस्य होंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। क्या आपको यह समझ में आ गया? तो इनके बाद हम इनसे आगे बढ़ते हैं। तो इनसे चलिए थोड़ा सा और एक टॉपिक समझ लेते हैं, छोटा सा ही है। इनके बाद हम अगले क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो एक प्रणाली है, अगर आपसे पूछ ले, ये सब एकदम छोटा छोटा है, कोर बैंकिंग प्रणाली। कौन सा प्रणाली? कोर बैंकिंग
प्रणाली। अब ये कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? अगर आपसे पूछे कोई कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है तो आप क्या बोलिएगा? अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग। मैंने क्या बताया था जब हमारा ये अध्याय शुरू हुआ था, यानी पहले पार्ट 1 में हम क्या बताए थे, ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है ना, ये कहीं ना कहीं रुपया के इर्द गिर्द घूमेगा, कहीं पे डायरेक्टली कहीं पे इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली। तो कोर बैंकिंग प्रणाली हम किसको कहेंगे? जब कोई एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना देरी के बैंक के माध्यम से अगर पैसे का लेन देन कर लेता है, तब हम उसको बोलेंगे कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति एक स्थान से, यानी कोई एक स्थान है, इस स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी यहाँ से दूसरे स्थान तक, मान लीजिए कोई पटना है, तो पटना से दिल्ली जाए बिना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना जाए और बिना देरी के, याद रखिएगा, ना ही यहाँ पर इनको कहीं जाना है और ना ही एकदम कोई ज़्यादा, ऐसा नहीं कि 5 दिन 6 दिन का समय लगेगा, इनको कोई देरी भी नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना देरी के अगर वह पैसे का, किसका, रुपये का अगर लेन देन कर पाता है, तो हम ऐसे ही प्रणाली को बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ऐसे ही प्रणाली को हम क्या कहते हैं? बैंकिंग प्रणाली। क्या आपको समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? कोर बैंकिंग प्रणाली वह प्रणाली है जहां पर एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बिना देरी के, एक स्थान से दूसरे स्थान बिना जाए और बिना देरी के जब वह रुपये का लेन देन करता है, तो हम ऐसे ही प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। हम ऐसे ही प्रणाली को कौन सा प्रणाली कहेंगे? कोर बैंकिंग प्रणाली कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, और जब भी देखिए तो मन शांत करके देखिए, और आपको नोट्स का चिंता नहीं करना है। तो आपको नोट्स कैसे मिलेगा? तो नोट्स पाने के लिए आपको आज ही अभी आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा नॉलेजपुर। क्या सर्च करना है आपको? जो चैनल का नाम है यही आपको सर्च करना है, वहाँ भी नॉलेजपुर। इनको सर्च कीजिएगा और इनको सर्च करने के बाद इनको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी में जब आपका यह चैप्टर, पहला चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा, तो सभी पार्ट का मैं नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पर, ये कौन सा किसका चैनल है? तो ये टेलीग्राम का चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने पहला वाला वीडियो, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उनको ज़रूर देखिएगा, और बहुत ही अच्छी वीडियो है वह। उनको देखने के बाद इसको देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इनके बाद पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 आए, जब ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो साथ के साथ ही मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी सब क्लियर करते जाऊंगा, और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हुए हैं, मैं वो भी आपका क्लियर करूंगा, और वो हो सकता है मैं लाइव आके ही क्लियर करूं। तो इसके लिए आप पूरा टेंशन फ्री रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुद पढ़ते रहिए, दूसरों को भी पढ़ाइए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको मदद की ज़रूरत है, तो उनको मदद कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।